रीनल ट्रांसप्लांट किसको कहते हैं? ट्रांसप्लांट का मतलब ये है कि एक शख्स गुर्दा क्या करता है, डोनेट करता है, दूसरा शख्स उसको रिसीव करेगा। रीनल नोड किडनी के लिए यूज होता है। हम ये कह सकते हैं कि एक शख्स जिसका गुर्दा फेल हो गया, यानी उसको रीनल फेलियर हुआ। रीनल फेलियर कौन सा? क्रॉनिक रीनल फेलियर। क्रॉनिक रीनल फेलियर कहां पहुंच गया? एंड स्टेज रीनल डिजीज पर पहुंच गया। ठीक है, ESRD। अगर वो ESRD पर पहुंच जाता है, एंड स्टेज रीनल डिजीज तक पहुंच चुका है, अब ये शख्स जो है यानी वक्ती तौर पर इसको जिंदा रखने के लिए डायलिसिस जरूरी है, डेली बेस पर या ये कि अल्टरनेट डे की बेस पर। लेकिन ये शख्स अब जरूरत रखता है किसका? रीनल ट्रांसप्लांट, यानी इसको दूसरा गुर्दा रखना है। तो जो किडनी डैमेज हो चुका है, जो किडनी फेल हो चुका है, उस किडनी को निकालना और उसकी जगह क्या करना? उसकी जगह एक हेल्दी किडनी लगाना। इस प्रोसेस को या ये जो सर्जरी होती है, दिस इज रिगार्डेड एज रीनल ट्रांसप्लांट। तो हम ये कह सकते हैं कि रिप्लेसमेंट of रिप्लेसमेंट ऑफ नॉन फंक्शनल। अब ये किडनी नॉन फंक्शनल कैसे हुई थी? तो कोई किडनी नॉन फंक्शनल हो जाती है ड्यू टू क्या? क्रॉनिक रीनल फेलियर, या आप कह सकते हैं एंड स्टेज रीनल डिजीज। तो एंड स्टेज रीनल डिजीज की वजह से नॉन फंक्शनल हुई। अब एक शख्स क्या करेगा? एक शख्स किडनी को डोनेट करेगा। और ये काम कैसे होगा? सो दिस वर्क विल बी डन विद द हेल्प ऑफ सर्जरी। ये काम किस चीज की मदद से होगा? सर्जरी की मदद से होगा। सर्जरी दोनों अफराद की होनी है। सर्जरी किसकी होनी है? दोनों अफराद की होनी है। यानी सर्जरी जो है डोनर की भी होगी और सर्जरी जो है वो रिसिपिएंट उसकी भी होनी है। डोनर की सर्जरी क्या है? तो डोनर की सर्जरी ये है कि सर्जरी टू टेक किडनी। ठीक है, यानी वो शख्स जो किडनी डोनेट कर रहा है, वो शख्स जो क्या कर रहा है? किडनी डोनेट कर रहा है, उसकी सर्जरी की जाएगी कि उसके जिस्म से किडनी को क्या किया जाए? निकाला जाए। और रिसिपिएंट की भी सर्जरी होनी है। तो रिसिपिएंट की सर्जरी दो पर्पसेस के लिए है। नंबर एक, इसका पर्पस क्या है? टू रिमूव वन या टू, अगर एक किडनी फेल है या दोनों किडनी फेल है, दोनों को क्या करेंगे? निकाला जाएगा किडनीज। एंड दूसरे नंबर पे क्या है? ट्रांसप्लांट हेल्दी किडनी। तो डोनर के बॉडी से किडनी निकाल ली जाएगी और जो रिसिपिएंट होगा उसके जिस्म से पहले क्या करेंगे? जो नॉन फंक्शनल किडनी है उसको निकालेंगे, उसके बाद फंक्शनल किडनी की ग्राफ्टिंग करेंगे या व्यावहारिक सर्जरी आप उसको कह सकते हैं। अब ये जो रीनल ट्रांसप्लांट है, तो रीनल ट्रांसप्लांट के लिए कुछ चीजें क्या है? जरूरी है, यानी इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं या प्रीरेक्विजिट्स आप कह सकते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कौन सी हैं? देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए। दूसरी चीज जो इसके लिए जरूरी है वो क्या है? HLAs मैचिंग। और तीसरी चीज जो इसके लिए चाहिए दैट इज क्रॉस मैच। अब ये तीन चीजें क्या क्या है इसको जरा समझते हैं। सबसे पहली बात ये नोट कर लें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर जो सेल्स को अल्लाह ताला ने डिजाइन किया है या जो सेल्स बने हुए हैं, तो हर जानदार उसके बॉडी को इस तरह से डिजाइन किया गया है या इस तरह से फैशन किया गया है कि वो ये जानता है कि कौन सी चीज, कौन सा सेल, कौन सा प्रोटीन उसके जिस्म का हिस्सा है और कौन सी चीज उसके जिस्म का हिस्सा नहीं है।
यानी एक बहुत बड़ी तादाद, हजारों की तादाद के अंदर जो जरासीम हैं, पैथोजेंस हैं, हमारा जिस्म उसको किस चीज की बेस पर पहचान लेता है कि उन जरासीम के सरफेस के ऊपर जो प्रोटीन्स होते हैं या उनकी जो कंपोजिशन होती है वो हमारे बॉडी के लिए अननोन होती है। जब हमारे जिस्म के लिए वो अननोन होगी तो उसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ये तो जरासीम है। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी जो उनके अपने सेल्स हैं, मसलन किडनी का सेल हो सकता है, लिवर का सेल हो सकता है, ब्लड का सेल हो सकता है, ये ब्लड के सेल, किडनी के सेल, लिवर के सेल या बॉडी के ऑर्गन्स के जो सेल्स हैं, ये एक ह्यूमन के दूसरे ह्यूमन से क्या होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। अब एक ह्यूमन के दूसरे ह्यूमन से जब मुख्तलिफ होंगे तो अगर वो सेल इसके बॉडी के अंदर आएगा तो इसके बॉडी में जैसे किसी जरासीम के खिलाफ कोई रद्द-ए-अमल हुआ था, इसी तरह उस सेल के खिलाफ भी क्या होगा, रद्द-ए-अमल होगा। जो उस सेल के खिलाफ रद्द-ए-अमल होगा उसको हम इम्यून रिस्पांस कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्यून रिस्पांस। तो बुनियादी तौर पर इस जो मैच है इसकी रिक्वायरमेंट जो आपके कोर्स के मुताबिक दी हुई है वो 3 चीजें हैं। इसके अलावा भी कुछ चीजों को देखना चाहिए। मिसाल के तौर पे इसके अलावा किन चीजों को देखा जा सकता है, तो जो हेल्थ है, खास तौर पे क्या, हेल्थ ऑफ रिसिपिएंट, यानी रिसिपिएंट की अपनी हेल्थ क्या है कि वो किससे गुजर सकता है। ये हेल्थ हो सकती है उसकी क्या, फिजिकल भी, यानी उसकी अपनी हेल्थ क्या है, डायबिटीज वगैरह तो नहीं है कि जिसमें सर्जरी के बाद उसने वापस हील होना है, या ब्लीडिंग का कोई इशू तो उसको नहीं है। इसी तरह साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, यानी नफ्सियाती तौर पर वो शख्स सर्जरी के लिए या इस बात के लिए कि उसके दोनों किडनीज निकाल दिए जाएंगे, एक और किडनी उसको लगेगी, वो पहले से ज्यादा एहतियात के साथ लाइफ गुजारेगा, तो क्या वो मेंटली भी इन सब चीजों के लिए क्या है, रेडी है या नहीं। इसी तरह दूसरी चीज इसके लिए क्या है कि पोस्ट ट्रांसप्लांट केयर, यानी एक दफा ट्रांसप्लांट हो गया तो इसके बाद क्या है, इसके बाद एहतियात जो है किसके अंदर चाहिए, एहतियात मिसाल के तौर पे डाइट के अंदर चाहिए, जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर एहतियात करनी चाहिए, और वो अपने आप को क्या करेगा, इंजरी से बचाएगा। किससे बचाएगा, इंजरी से, क्योंकि जो नॉर्मली किडनी की पोजीशन है वो क्या है, बॉडी की क्या है, डॉर्सल साइड पर है, लेकिन ये किडनी वेंट्रल साइड पर आती है, इधर एब्डोमेन के अंदर आती है, जो ट्रांसप्लांटेड किडनी होती है। तो यहाँ पर तो नेचुरल क्या है, जो रिब्स हैं वो इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और यहाँ की मसल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर वो एब्डोमिनल रीजन के अंदर आ जाएगी तो यहाँ पर क्या है कि पेट को अगर कोई चोट लगती है तो इसका मतलब ये है कि किडनी को भी वो चोट लग सकती है। यस, तो ये बात की केस है। तो बात ये कि इन रिक्वायरमेंट्स को जो ब्लड ग्रुप का मैच है, एचएलएस का मैच है और क्रॉस मैच, आप कह रहे हैं कि ये 3 टेस्ट है, 3 बुनियादी तौर पर क्या है, 3 टेस्ट करने होंगे या 3 तरह के टेस्ट करने होंगे। किसके लिए, इसके लिए कि जो बात मैंने आपको समझाई कि अगर तो इसके बगैर कोई काम हमने कर दिया तो जिस शख्स को गुर्दा लगा है, जो रिसिपिएंट है, उसके जिस्म का इम्यून सिस्टम किसके खिलाफ, जो डोनेटेड किडनी है उसके खिलाफ काम करना शुरू कर देगा, उसको रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। पहली चीज को समझते हैं कि यानी ब्लड ग्रुप का मैच। तो ब्लड ग्रुप का मैच जो है इसके बारे में क्लास 9 के अंदर भी आप पढ़ चुके होंगे, यहां चैप्टर 22 इनहेरिटेंस में भी हम पढ़ेंगे। बुनियादी तौर पर होता यह है कि जो हमारे बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं, तो रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन होते हैं, जैसे एंटीजन ए हो सकता है या रेड ब्लड सेल के ऊपर क्या हो सकता है, एंटीजन बी हो सकता है। इसी तरह इसके ऊपर या तो दोनों एंटीजन भी हो सकते हैं, दोनों एंटीजन भी हो सकते हैं, एंटीजन ए बी, और या ये कि कोई एंटीजन ना हो। अब फर्स्ट करें हम कहते हैं कि इसके ऊपर एंटीजन ए है, तो ये क्या कह रहा है, दिस इज ब्लड ग्रुप ए, और अगर एंटीजन बी है तो इसको हम कहते हैं ब्लड ग्रुप बी। इसी तरीके से क्या बन जाते हैं, ब्लड ग्रुप ए बी बन जाता है या ब्लड ग्रुप ओ बन जाते हैं। फिर इसके अंदर आरएच फैक्टर की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे। बहरहाल मुख्तसर ये कि ये जो एंटीजन है तो इसके अगेंस्ट बॉडी के अंदर क्या होता है, इसके अगेंस्ट बॉडी के अंदर एंटी बॉडीज होती है। क्या होती है,
यानी हर एंटीजन के अगेंस्ट क्या है, एक एंटीबॉडी मौजूद है, पार्टिकुलरली जो क्या है, ब्लड ग्रुप्स है। तो अब ये कि यानी पेशेंट जो कि डोनर है और रिसिपिएंट है, इन दोनों के दरमियान क्या है, ब्लड ग्रुप का मैच होना जरूरी है। अगर ये नहीं होगा यानी मैच नहीं होता तो उस सूरत में क्या होगी, ट्रांसप्लांट कामयाब नहीं होगा, जिसको हम ट्रांसप्लांट रिजेक्शन कहते हैं या ग्राफ्ट फेलियर का नाम देते हैं। दूसरी चीज जो है वो उसका जो टेस्ट है दैट इज एचएलए टाइपिंग, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, एचएलए टाइपिंग। सो एचएलए टाइपिंग वो टेस्ट है जो कि एचएलएस को मैच करने के लिए किया जाता है, टू चेक मैच of HLAs between donor and recipient। अब आप सोच रहे होंगे कि ये HLAs बार बार हम कह रहे हैं तो ये है क्या चीज, HLA। देखिए HLA stands for human leukocyte एंटीजन, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। और ये जो ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन है तो ये बुनियादी तौर पर क्या है, ये ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन किसी ह्यूमन की बॉडी में 6 होते हैं, कितने होते हैं, 6, सही। तो अब ये कि ये जो HLAs हैं इसकी HLA एक ग्रुप है और इसी तरह इसका दूसरा ग्रुप है। एक ग्रुप के अंदर ए, बी और सी है, दूसरे ग्रुप जो है उसके अंदर क्या है, डी, बी, डी, आर एंड डी, क्यू, सही। तो अब ये इसका ताल्लुक किससे है, इसका ताल्लुक एक खास तरह के प्रोटीन से है जिसको हम MHC क्लास 1 कहते हैं और इसका ताल्लुक MHC क्लास 2 के साथ है, किसके साथ है, MHC क्लास 2 के साथ। तो कुल ये HLAs कितने हो गए, कुल HLAs जो है ये 6 हो गए, कितने हो गए, 6। अब HLA टाइपिंग के अंदर क्या देखा जाएगा, HLA टाइपिंग में ये देखा जाएगा कि एटलीस्ट 3 शुड मैच, एटलीस्ट 3 शुड मैच। 3 HLAs का मैच होना क्या है, जरूरी है, 3 HLAs का क्या होना जरूरी है, मैच होना जरूरी है। अब MHC क्या चीज है, तो यहां से आपको HLA की सारी बात समझ आ जाएगी। MHC का जो वर्ड है यहां से HLA की सारी जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ जाएगा। देखिए MHC स्टैंड फॉर मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स। मेजर M, हिस्टोकम्पैटिबिलिटी H और कॉम्प्लेक्स के लिए C, MHC प्रोटीन्स। और MHC की क्या है, क्लासेस होती हैं। तो MHC की कितनी क्लासेस हैं, इस MHC की क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। अगर HLAs की बात स्पेसिफिकली करें तो हमारे बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम है, कौन सा क्रोमोसोम, जिसको क्रोमोसोम नंबर 6 कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रोमोसोम नंबर 6। देखिए एक पी आर्म होता है लॉन्ग आर्म और एक क्यू आर्म होता है शॉर्ट आर्म। तो शॉर्ट आर्म के ऊपर ये मौजूद होंगे किसके, क्रोमोसोम नंबर 6 के। क्रोमोसोम नंबर 6 के शॉर्ट आर्म पर मौजूद हैं क्या, MHCs या HLAs आप कह सकते हैं। चलिए जी, बजाय मुश्किल टर्म से इसको हम आसान करते हैं। पहली बात तो ये समझ लें कि हिस्टो कवर्ड यूज होता है टिश्यूज के लिए, किसके लिए यूज होता है, टिश्यूज के लिए, हिस्टो। और कंपैटिबिलिटी हम किसको कहते हैं, तो कंपैटिबिलिटी मैचिंग ही को कहते हैं, किसको कहते हैं, मैचिंग। यानी उर्दू में इसके लिए जो वर्ड होगा दैट इज मावाफिका, ठीक है, क्या है, मावाफिका। तो बात ये कि मैच होना, टिश्यूज का आपस में मैच होना, किसका आपस में मैच होना, टिश्यूज का आपस में मैच होना। और कॉम्प्लेक्स इसको इसलिए कह रहे हैं कि ये प्रोटीन एक प्रोटीन नहीं है, ये एक पूरा प्रोटीन्स का कॉम्प्लेक्स है। अब इन ये MHC है क्या चीज, तो MHC बुनियादी तौर पर ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं,
बुनियादी तौर पर ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो कार्बोहाइड्रेट यानी एक ओलिगोसैकेराइड मॉलिक्यूल और ग्लोबुलर प्रोटीन का जो कॉम्प्लेक्स होता है, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल होता है, जिसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। तो MHC बाय कंपोजिशन बाय नेचर क्या है, एक ग्लाइकोप्रोटीन है। लेकिन ये इतनी कमाल की चीज है कि इसका काम होता है रिकॉग्निशन ऑफ सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। इसका काम क्या होता है, रिकॉग्निशन ऑफ सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। वो जो शुरू में मैंने आपको बताया ना कि यानी वो चीज जो मेरे जिस्म का हिस्सा है उसके बारे में ये पहचान रखना या ये पहचान होना कि इसको जिस्म में रहना चाहिए और ये जिस्म के लिए नुकसानदेह नहीं है। और वो चीज जो मेरे जिस्म का हिस्सा नहीं है, बाहर से है, यानी नॉन सेल्फ है। सेल्फ का मतलब अपना, नॉन सेल्फ का मतलब जो अपना नहीं है। तो इसकी पहचान के कौन सी चीज मेरे जिस्म का हिस्सा है और इसकी पहचान के कौन सी चीज मेरे जिस्म का हिस्सा नहीं है। तो दिस इज रिकॉग्निशन ऑफ सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। तो ये सारा काम बड़ी सतह पर किसका है, MHCs का है। यानी टिश्यूज की भी मैचिंग, सिर्फ बाहर से आने वाला जरासीम नहीं, टिश्यूज की भी मैचिंग। तो ये काम होता है MHCs का, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का। अब अगर ये आपस में मैच नहीं करते तो वो बेशक ह्यूमन का ऑर्गन हो, बेशक ह्यूमन का सेल हो, बेशक ह्यूमन की किडनी हो, बेशक ह्यूमन का लिवर, सही है, ये कोई और ऑर्गन, लेकिन अगर इसके MHCs आपस में मैच नहीं कर रहे तो उसके खिलाफ इम्यून सिस्टम क्या होगा, एक्टिव होगा। अब इसको जब हम कहते हैं ना ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, तो ल्यूकोसाइट का वर्ड असल में यूज होता है किसके लिए, WBC के लिए, व्हाइट ब्लड सेल्स के लिए। व्हाइट ब्लड सेल्स का दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट है। तो ये एंटीजन या ये ग्लाइकोप्रोटीन इम्यून सेल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स के सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं। तो जैसे इम्यून सेल जो है ये किसी रिसेप्टर के साथ या किसी एंटीजन के साथ क्या होता है, उसका मैच होता है तो वो सिग्नल स्टार्ट हो जाता है। अगर वो नॉन सेल्फ होगा तो इम्यून सिस्टम उसको क्या करेगा, दबाने की, खाने की कोशिश करेगा। तो दूसरी चीज जो कि जरूरी है वो HLA टाइपिंग है। तीसरी चीज हमने कहा क्रॉस मैच। क्रॉस मैच का टेस्ट क्या होता है, तो क्रॉस मैच जो है इसमें जो डोनर के सेल्स होते हैं उसको क्या किया जाता है, डोनर के सेल्स को मिक्स किया जाता है रिसिपिएंट्स ब्लड। देखिए यानी खून जब ताजा आप निकालते हैं तो उसके अंदर जो उसके सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, ब्लड के अंदर जो एंटीबॉडीज होंगे वो फंक्शन होंगे, यानी सेल्फ लिविंग हालत में होंगे। तो किया क्या जाता है, किया ये जाता है कि अगर ब्लड ले लिया है, ठीक है, किसका, रिसिपिएंट का, तो इस रिसिपिएंट के ब्लड के अंदर क्या किया जाएगा, इस रिसिपिएंट के ब्लड में जो डोनर है उसके सेल्स को मिक्स कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, मिक्स कर दिया जाएगा। अब अगर उसको मिक्स कर दिया और देखा कि कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसको हम कहते हैं नेगेटिव क्रॉस मैच। क्या कहते हैं, नेगेटिव क्रॉस मैच। और नेगेटिव क्रॉस मैच जो है असल में यही मतलब होता है, नेगेटिव क्रॉस मैच ही मतलब होता है कि जो रिसिपिएंट है वो शख्स जिसको गुर्दा लग रहा है उसके बॉडी के क्या, उसके बॉडी के अंदर जो उसका खून है वो क्या है, जिस शख्स ने गुर्दा दिया है, अतिया करने वाला, देने वाला, डोनर, उसके खिलाफ कोई रिएक्शन ना करे। रिएक्शन नहीं हुआ, रिजल्ट नेगेटिव आ गया, यही डिजायर्ड था। लेकिन अगर क्या आता है, अगर इसमें रिजल्ट आता है पॉजिटिव क्रॉस मैच का, किसका, पॉजिटिव क्रॉस मैच का रिजल्ट आता है, तो उस सूरत में क्या होगा, पॉजिटिव क्रॉस मैच की रिजल्ट में ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं हो सकता, उसका फायदा नहीं होगा। अब ये तो इसकी क्या थी, जरूरियात थी। अब आते हैं किस चीज की तरफ कि किडनी ट्रांसप्लांट ज्यादातर फिर कौन लोग दे सकते हैं, यानी अगर किसी शख्स को जरूरत पड़ती है तो उसको कौन, तो उसका करीबी रिश्तेदार, क्लोज रिलेटिव, या आप कहेंगे किनशिप के अंदर जो हो, यानी उसका भाई हो सकता है, उसकी बहन हो सकती है, कोई बड़ी उम्र का शख्स है तो बेटा अपने बाप को, अपनी मां जो है उसको दे सकता है, भाई भाई को दे सकता है, क्योंकि उनके अंदर ब्लड ग्रुप भी ज्यादातर सेम होता है। जो HLAs हैं उसके अंदर भी 3 से ज्यादा HLAs क्या करते हैं, मैच हो जाएंगे, और ये जो क्रॉस मैच है उसका रिजल्ट भी क्या आता है, नेगेटिव आएगा। ये हो गई बात लिविंग की। बाजू का क्या हो सकता है, बाजू का ऐसे भी हो सकता है कि कोई शख्स मरने से पहले वसीयत करे कि मेरे मरने के बाद क्या हो। यहां पर इसका ट्रेडिशन कम है क्योंकि उसके अंदर बात जो फिकी मसाइल है वो आ जाएंगे, और बाहर के मुल्कों में ये होता है कि
उसकी कई शक्लें हैं। यानी बात लोग क्या करते हैं कि वो हॉस्पिटल्स या जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके पास चले जाते हैं और अपनी वसीयत लिखते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरा जो जिस्म है वो आपके हवाले है। ठीक है, हमारे मुल्क में सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है। यहाँ पर ये कि जो बेचारे लावारिस पोल्ट्री मोल्ट्री मर जाते हैं तो इनको उठा के ले जाते हैं वो उधर जी, समझ आ गई। और बाहर के कंट्रीज के अंदर क्या है, तो बाहर के कंट्रीज के अंदर ये है कि लोग बाकायदा विल लिखते हैं, वसीयत, कि मेरे मरने के बाद ये मेडिकल पर्पसेस के लिए जो मेरी जो कोर्स है इसको क्या किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा। तो वो ऑर्गन्स की स्टडी के लिए, टिश्यूज की स्टडी के लिए, एनाटॉमी सिखाने के लिए, स्टूडेंट को सिखाने के लिए वो यूटिलाइज हो जाता है। अब ये कि एक शख्स ने वसीयत की कि मेरे मरने के बाद मेरे किडनी डोनेट कर दो, तो उसके साथ क्या होगा, अगर किसी ने ये विल लिखी है कि उसके किडनी को डोनेट किया जाएगा तो डॉक्टर्स के लिए लाजमी ये है कि उसके मरने के 48 घंटे के अंदर यानी विद इन 2 डेज वो किडनी ट्रांसप्लांट को क्या करें, सक्सेसफुल बनाएं। अगर 48 घंटे के अंदर सर्जरी हो गई, यानी एक शख्स मर गया, उसने किडनी डोनेट की थी, उसकी किडनी निकाल कर एक जिंदा शख्स को लगा दी गई, इफ विद इन 48 आवर्स दिस सर्जरी इज कैरिड आउट, तो ये क्या होगा, सक्सेसफुल होगा, ये सर्जरी हो सकती है इस तरह से। और फिर ये कि इसको प्रिजर्व करने के लिए क्या है, इसको प्रिजर्व करने के लिए बाकायदा यानी मेडिकल इक्विपमेंट या ऐसी प्रिजर्वेटिव चाहिए होंगे कि जो उस किडनी को मुतासिर ना कर सके। तो ये है रीनल ट्रांसप्लांट। रीनल ट्रांसप्लांट की जरूरत आई थी एंड स्टेज रीनल डिजीज की वजह से। रिक्वायरमेंट्स पर हमने डिटेल से बात की और फिर ये कि सर्जरी के बाद जो है क्या केयर करनी चाहिए, क्योंकि ब्लीडिंग हो सकती है सर्जरी के दौरान भी, सर्जरी के बाद भी ब्लीडिंग के चांसेस हैं, इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स दे दिए जाते हैं। डोनर ज्यादा से ज्यादा जो है 2-3 हफ्ते के लिए डोनर, ठीक है, कम से कम 1 हफ्ते के लिए डोनर भी अंडर ऑब्जर्वेशन होता है, यानी वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, उसको देखा जाता है। जाहिर बात है कि पहले उसकी 2 किडनीज थी, अब 2 की बजाय 1 हो गई है, तो उसको देखा जाएगा। इसी तरीके से जो रिसिपिएंट है उसको 1 महीने के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है, यानी 1 महीने तक वो हॉस्पिटल में रहता है ताकि देखा जाए कि अंदर कोई इंफेक्शन तो नहीं हुआ। और ये याद रखें कि ये जो HLA टाइपिंग है ये किससे पहले, सर्जरी से पहले नहीं होती, बल्कि सर्जरी के बाद भी की जाती है, सर्जरी के बाद भी की जाती है। और खास तौर पे देखा जाता है कि कोई जो एंटीबॉडीज हैं वो जो डोनेटेड किडनी है उसके अगेंस्ट काम तो नहीं कर रहे।